आज के हम इस वीडियो में बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। 2016 का क्वेश्चन बैंक है LNMU का, मिथिला यूनिवर्सिटी का। तो क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन रिपीट करता है, तो हमने 2016 का क्वेश्चन को बनाया है, सोल्यूशन किया है। तो आप लोग क्या कीजिए, सर्वप्रथम कि क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए 2016 का, है ना, केमिस्ट्री का ऑनर्स पेपर पार्ट 1 का, और क्वेश्चन मिलाइए। एक का ए है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस वाई। तो हम खाली क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं यह पूरा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर सो फार यार। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 4 डिग्री एट 4 degree Celsius because hydrogen bonding in water so far a limited volume mass increase, hence density becomes maximum, but at lower at or higher from 4 degree Celsius hydrogen bonding break and density change। अब कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वह मैक्सिमम हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका कारण ये क्या है कि लिमिटेड वॉल्यूम है, मास इंक्रीज होता है, डेंसिटी भी ज्यादा हो जाता है। इसी कारण 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या कम होने पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और डेंसिटी चेंज हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन एक का बी है कि CCl4 इज नॉन पोलर। अब क्या CCl4 नॉन पोलर क्यों होता है? तो देखिए, CCl4 इज नॉन पोलर बिकॉज द रीजन इज दैट the electronegativity of chlorine is higher than carbon atom. So in the case of carbon tetrachloride, so in the case of carbon tetrachloride, 4 identical chlorine atom joined to the carbon atom, they are present equally and so there will be no resultant, hence CCl4 is non-polar covalent। अब CCl4 जो है नॉन पोलर होता है, इसका कारण देखिए, क्योंकि CCl4 को हम लोग दर्शाएंगे तो ऐसा कुछ ऐसा बनेगा CCl4। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 ठो क्लोरीन एटम है, सबके अगल बगल में है, आजू बाजू में है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ कोई फोर्स नहीं लग पाता है ना। और जब जितना फोर्स ये क्लोरीन इस कारण पर लगाता है, उतना ही यह क्लोरीन यह इस कारण पर लगाता है, उतना ही यह क्लोरीन इस कारण पर लगाता है। यानी कि फोर्स जो है डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण यह CCl4 नॉन पोलर कोवेलेंट बना देता है, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है। इसीलिए उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब एक का सी है, हाँ सी है कि NaCl हैज FCC स्ट्रक्चर। इसका कारण क्या है? तो देखिए ये थोड़ा बहुत शॉर्ट है, इसको तुरंत याद हो जाएगा ये। तो NaCl हैज FCC स्ट्रक्चर बिकॉज इट हैज, पहला इट हैज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको जो है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर प्राप्त है NaCl को। दूसरा, द रेडियस ये रेशियो होगा, हाँ, रेडियो रेशियो ऑफ कार्बन एंड एनायन, कटायन एंड एनायन इज 0.526, दैट इज R+/R- इज इक्वल टू 0.526। यानी कि इसका 2 कारण है FCC स्ट्रक्चर होने के कारण। पहला तो इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, दूसरा कि इसका रेडियस रेशियो जो होता है कटायन और एनायन का वह 0.525 होता है। और हम लोग जानते हैं कि जिसका 0.525 होता है वो FCC स्ट्रक्चर होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब डी क्वेश्चन है कि आइडियल गैस जो है वह नहीं दर्शाता है जूले थॉमसन इफेक्ट। वही है कि आइडियल गैस does not show Joule-Thomson effect because in ideal gas that is which always ideal gas is that, यानी कि आइडियल गैस वो होता है जो बॉयल्स का और चार्ल्स का लॉ को पालन करता है। तो वही कर रहा है कि आइडियल गैस इज दैट which obeys Boyle's and Charles law at all temperature and pressure। The equation PV = RT is true under certain constant temperature and pressure, है ना। इसीलिए यह जो है आइडियल गैस जो है वह जीरो थॉमसन इफेक्ट नहीं दर्शाती है ना, क्योंकि इसका कारण है कि आइडियल गैस जो होती है बॉयल्स और चार्ल्स लॉ का नियम का पालन करती है ऑल टेम्परेचर पर, है ना। इसीलिए यह जो है आइडियल गैस वो जीरो थॉमसन इफेक्ट नहीं दर्शाती है। उम्मीद करते हैं यह एक का डी क्वेश्चन समझ में आया होगा।
देखो तो एक का ई क्वेश्चन कह रहा है कि NH3 जो होता है पिरामिडल होता है शेप में, क्यों? तो उसको हम लोग जानते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन का होता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग नहीं लिखे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन देख लीजिए, उल्टा लीजिए। 2016 का हम लोग क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर फर्स्ट पेपर का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं LNMU का। तो देखिए एक का ई क्वेश्चन है क्या कि NH3 इज पिरामिडल इन शेप वाई, तो यही हम बता रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 5 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 ठो हाइड्रोजन है तो 1 गुना 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अब अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 2 ठो इलेक्ट्रॉन यूज इन डुएट कितना पूरा कर रहा है? तो ऑक्टेट ड्यूएट उस एटम का देखते हैं जो सेंट्रल एटम के बगल में रहता है। तो सेंट्रल एटम, तो यहाँ नाइट्रोजन है, बगल में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ड्यूएट पूरा कर रहा है। तो कैठो हाइड्रोजन 3 ठो, 3 6 हो जाएगा। अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन 8 - 6 2 हो जाएगा। बॉन्ड फॉर लोन पेयर हो जाएगा कितना? उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन को, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, तो यानी कि बॉन्ड टोटल हो जाएगा 3 यहाँ और 1 यहाँ, तो 3 1 4 हो जाएगा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसीलिए क्या कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन 3 हो जाएगा, सेफ ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इसीलिए NH3 इज पिरामिडिकल इन सेफ बिकॉज इन NH3 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड हेंस इट सेफ इज ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल ऐसा होगा, ये जो होता है ना NH3H है ना, H यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये नाइट्रोजन, बीच में नाइट्रोजन है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर को दिखा रहा है, यही ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब 4 का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है क्या कि डिफरेंस बताना है लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड में क्या अंतर है। तो देखिए देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड। अब देखिए कि जब भी पूछेगा डिफरेंस तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा पार देंगे, उसके साइड जो पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है उसके बारे में लिखेंगे, एक लायोफिलिक लायोफोबिक हो गया। तो पहला डिफरेंस क्या है कि लायोफिलिक कोलाइड जो है वह क्या है, क्या सॉल्वेंट लविंग है, यह सॉल्वेंट को लव करता है, सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है। लेकिन लायोफोबिक जो है कोलाइड वह सॉल्वेंट हेटिंग है, और यह लायोफिलिक मोर स्टेबल है, यह लायोफोबिक लेस स्टेबल है। लायोफिलिक डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट नहीं दर्शाता है। ये लायोफोबिक जो है टू शो टिंडल इफेक्ट। उसके बाद लायोफिलिक जो है वह रिवर्सिबल कांस्टेंट है, यह जो इरिवर्सिबल कांस्टेंट है। यह लायोफिलिक जो होता है प्रिसिपिटेट इजीली हो जाता है, और लायोफोबिक जो होता है प्रिसिपिटेट डिफिकल्टी हो जाता है। उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब 4 का ए तो जान पढ़ लिए, अब 4 का बी है। टोटल 5 क्वेश्चन बनाना होता है, जिसमें से हम लोग अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, एक का पहला पूरा किए हैं, उसके बाद चौथा क्वेश्चन का ए और बी सीरियली नंबर है। तो चौथा क्वेश्चन है कोगुलेशन क्या है। तो देखिए कोगुलेशन क्या है। सो द फेनोमेनन ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, इट इज नोन एज कोगुलेशन। अब कोगुलेशन क्या है कि जब भी किसी कोलाइड में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की अधिक मात्रा मिलाकर गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग कोगुलेशन बोलते हैं। तो वही है। उसके बाद देखिए अब कोगुलेशन का लॉ भी है बहुत सारा। तो कोगुलेशन बिहेवियर देखिए, अब यहाँ से द कोगुलेशन बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इज स्टडीड बाय हार्डी-सुलजे लॉ। इन द फॉर्म ऑफ लॉ इट इज नोन एज हार्डी-सुलजे लॉ। अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे या अकॉर्डिंग टू देम, अब हार्डी-सुलजे लॉ क्या है, the ion carrying charge opposite to that on colloidal particles are called active ion. दूसरा नियम क्या है कि the coagulation behavior of an electrolyte is directly proportional to active ion. तो कोगुलेशन ये जो है हार्डी-सुलजे लॉ जो है वो कोगुलेशन के बारे में नियम दिए 2 ठो, वही हार्डी-सुलजे लॉ का लाया। वो नियम 2 यही है कि कोई भी आयन जो होगा, अपोजिट आयन जो होगा वो एक दूसरे पार्टिकल पर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव आयन। दूसरा कोगुलेटिंग बिहेवियर जो होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वह किसके समानुपाती होगा, एक्टिव आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। अब ग्रुप बी का क्वेश्चन है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यह कह रहा है, छठा क्वेश्चन है यह ग्रुप बी का,
ना। 5 क्वेश्चन बनाना होता है जिसमें से हम लोग 2 बना लिए है ना, और ये तीसरा है जो छठा सीक्वेंस वाइज छठा है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई प्रीसियसली एंड सिमल्टेनियसली the value of both member of particular pairs of physical variables that system describe the behavior of an atomic system in their colloidal state। अब कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक साथ जो है हम लोग फिजिकल वेरिएबल्स जो है हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। वही कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई precisely and simultaneously the value of both member of particular pairs of physical variables that system describe the behavior of an atomic system in their colloidal state। अब वही कह रहा है कोलाइडल स्टेट में हम लोग यह बताना बहुत मुश्किल होता है एक साथ कि इसका पार्टिकुलर बिहेवियर, इसका फिजिकल बिहेवियर कैसा है। सो एक साथ हम किसी भी, इसको सिंपल वे में समझ लीजिए कि एक साथ किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का हम लोग कोलाइडल स्टेट में फिजिकल वेरिएबल्स को एक साथ हम लोग ज्ञात कर नहीं सकते हैं। तो वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। उम्मीद करते हैं छठा का ये समझ में आया होगा। ये छठा का एक क्वेश्चन है। अब 6 का बी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए छठा का बी कह रहा है कि क्या ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर होता है। ऑर्बिट और देयर आर, तो लिखेंगे देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। पहला डिफरेंस क्या है कि देख लीजिए कि इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट जो है प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऑर्बिटल जो होता है इट रिप्रेजेंट 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के 3D मोशन को यह रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है कि ऑर्बिट का साइज जो होता है वह शेप जो होता है सर्कुलर होता है ना, वृत्ताकार होता है। लेकिन ऑर्बिटल का साइज जो होता है डिफरेंट होता है। सच एज S इज स्फेरिकल, P इज डम्बेल, D इज डबल डम्बेल। और ऑर्बिटल का साइज अलग अलग होता है, जैसे S का स्फेरिकल गोलाकार होता है, P का डम्बेल होता है, D का डबल डम्बेल होता है। और तीसरा क्या है कि द ऑर्बिटल गिव ए डिफिनिट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट जो होता है वो डिफिनिट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, जबकि ऑर्बिटल डज नॉट गिव ए डिफिनिट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल डिफिनिट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं दर्शाता है ना, देता है। द कॉन्सेप्ट इज अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यह जो है ऑर्बिट जो है वह किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलता है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन यह जो ऑर्बिटल जो है दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट अकॉर्डिंगली टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यह अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 8 का एक क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। तो हम इसको शॉर्टेस्ट वे में देख लेंगे, है ना, और उसको बाद में परीक्षा में हुआ तो आप लोग बीच बीच में कुछ घुसा दीजिएगा। बीच में कुछ कुछ कहने का अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसा लिख दीजिएगा इसी से संबंधित, जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इतना होता है, उसमें डी ब्लॉक इतना होता है, ये सब कहने का अर्थ है। तो देखिए हम बता देते शॉर्टेस्ट वे में कि ऑक्सीजन जो होता है पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। तो पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसका वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना। तो देखिए तो हम सीधे लिख देंगे ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर because oxygen has vacant orbital, so we know that due to vacant p orbital oxygen is paramagnetic। और p orbital vacant होने के कारण ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दर्शाता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। और सी क्वेश्चन है, 8 का सी है, छोटा है कि 8 का सी है कि वैलेंस ये जो है कि SF6 इज ऑक्टाहेड्रल इन शेप है ना। 8 का सी क्वेश्चन है कि SF6 जो है ऑक्टाहेड्रल इन शेप होता है, क्यों होता है। तो उसी को देख लेते हैं। तो कोई भी ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल जब भी कहता है तो वह हाइब्रिडाइजेशन की बात बोलता है। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 6 होता है ना, 8 होता है इसको 12वीं कक्षा में 6 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन 7 होगा, है ना। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 42 + 6 48 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यूजिन ऑक्टेट हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम SF6 में कौन है, यस है। इसके बगल में कौन है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का हम निकालेंगे तो डुएट पूरा ऑक्टेट पूरा करेगा 8 × 6 48, तो यानी कि बॉन्ड 6 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इसीलिए SF6 अब एक्सप्लेन कर देंगे। तो SF6 इज
in safe octahedral in safe because there is hybridization between sulfur and fluorine is sp3d2, hence SF6 is octahedral in safe। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब देखिए 8 का डी क्वेश्चन है। 8 का डी क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो H2O जो होता है वह जल होता है जबकि H2S गैस होता है रूम टेम्परेचर पर, क्यों? तो देखिए रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। तो देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेंस H2O इज लिक्विड। ऑन अदर in H2S there is no such hydrogen bonding due to large size of sulfur atom and low electronegativity of sulfur, hence H2O is gas at room temperature। तो कुछ समझ में आया? हाँ देखिए, तो समझ में आया जरूर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है H2 में पाया जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन का साइज जो होता है वह ऑक्सीजन का साइज छोटा हो जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज जो होता है एक दूसरे के इनवर्सली होता है ना, इसीलिए साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसीलिए H2O लिक्विड हो जाता है। जबकि H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होनी चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, है ना, तो वही कर रहा है। तो इसमें H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, जिसके कारण H2S जो है वो रूम के टेम्परेचर पर वह गैस की अवस्था में रहता है। तो उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा यह खत्म होता है केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 2016 का क्वेश्चन बैंक LNMU। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विजार्ड, ऑलवेज विथ यू।